मातरम, एवरीवन, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। साथ में गाएंगे, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, एवरीवन। सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ में गाएंगे, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। बोलने वाले तो बोलते हैं और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं हर हर महादेव भी हमारे हैं और श्री राम भी हमारे हैं और तमाम सारे लोग भी हमारे हैं जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत, हाँ हाँ, तो अब बगैर माँ बाप के कैसे आ जाओगे तुम? अरे कोई तरीका है और क्या माँ बाप के बगैर आने का? कह रहे माँ बाप भी हमारे हैं, क्या करेंगे? आज यही इसी पे बात होनी है कि माँ बाप भी हमारे हैं, इसी पे बहस है आज। इसी पे बात करनी है मुझे कि हमारे माँ बाप हमारे ही हैं। बाबूजी नमस्ते, थैंक यू सो मच। सारे बुजुर्गों को, सारे जो लोग वरिष्ठ लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको बहुत बहुत सम्मान के साथ थैंक यू सो मच। जो युवा पीढ़ी खड़ी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ आप सारे लोगों का? सादरा से। और आपका? मयूर विहार से। क्या करते हैं आप लोग? स्टडीज करते हैं। किस? हाँ, गाजियाबाद। स्टडीज क्या कर रही हैं आप, बताइए? 12th पास की है। 12th पास की है, ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे है। समझने के लिए और सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ भाई? उधर कहाँ से आना हुआ बताइए? बिजनौर से। क्या नाम है आपका? फरहा। फरहा, बहुत बहुत स्वागत है फरहा, बहुत बहुत मुबारक हो। बिजनौर से आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से? बर्ता कैथल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हरियाणा से। हरियाणा के बगैर मैं शो नहीं शुरू करता। जब हरियाणा आ जाता है तो मैं लगता है कि हाँ शो अब सही है, सही जाएगा। बाकी तो आपका मैंने बात सुनी लिया है, उसी पे शो है कि माँ बाप को लेकर ही आज बातचीत है, उसी पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? सर मैं मुरैना से हूँ। देखिए साहब कैसा समय है कि मई में खड़ा हूँ, आज 1 मई है और छाता आपके पास है। अमूमन लोग जुलाई और अगस्त में छाता लेके चलते हैं, हालांकि धूप से बचने के लिए भी छाता लिया जाता है, लेकिन रवायत ये है, स्थितियां परिस्थितियां ये हैं कि जब आज बारिश हो रही थी दिल्ली में तो लग रहा था कि ये कहीं जुलाई और अगस्त का है। मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसा मौसम इस बीच में आएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल की अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा वातावरण है। वातावरण से मेरा मतलब है इकोलॉजिकल और पर्यावरण को लेकर है कि अभी कुछ दिन पहले खबर यह थी बड़ी कि महाराष्ट्र में गर्मी से, लू से लोग मर गए। और आज ये है कि मैंने हालांकि मुझे तो थोड़ा ठीक ठाक ठंडा भी लगता है तो मैं कोट पहने हूं। ये स्थिति है, मुश्किल महज 10-12 दिन के अंदर इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये स्टडी का विषय है, इस पर जरूर बातचीत होनी चाहिए और इसी पर बातचीत होनी चाहिए।
इसी पर बात होनी चाहिए। इनकी बात का कोई बुरा मत मानना, ये होश में नहीं है और इनसे अगर कोई गुस्ताखी हो जाएगी तो मैं काफी हूं इनके लिए मैं काफी हूं, क्योंकि अमूमन दिल्ली में होता यही है, जैसे ही मौसम बदलता है लोग गालियों पे उतर आते हैं। गालियों पे ही बात हो रही है और गालियों पे बात मैंने शनिवार से शुरू की थी कि मैं गाली पे सिर्फ बात कर रहा हूं। किसी ने क्या कहा, कांग्रेस ने बोला कि गनीमत है जो उन्हें गाली दी गई, यानी बीजेपी को गाली दी गई, वो एक पेज में आ सकती हैं, लेकिन अगर बीजेपी की गालियों की बात करें तो कई किताबें छप सकती हैं जो उन्होंने कांग्रेस को दी हैं। जी हाँ। आज बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है शो करना मेरे लिए आज, कि दोनों एंड पे ऐसे लोग बैठ गए हैं। राहु और के ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है राहु और केतु का, दोनों 180 डिग्री पे बैठते हैं, साथ एक जगह नहीं होते, 180 पे दूरी पे होते हैं। आज हमारे शो में दो लोग ऐसे आ गए हैं जिनसे मुझे बड़े विचित्र ढंग से निपटना है, लेकिन निपटूंगा, पूरा स्किल है मेरे पास। तो कहा कि वो तो गनीमत है कि अगर बीजेपी की गाली कांग्रेस की तरफ देखी जाएंगी तो कई किताबें लिख दी जाएंगी। ये प्रियंका गांधी ने बोला। बोले 91 गालियां प्रधानमंत्री ने कहा, 91 गालियां मुझे कांग्रेस ने दी हैं। ये बात पुरानी थी लेकिन एक नई गाली और आ गई, उसमें 92 आ गई। बोले कि एक गाली और आज उधर चली गई बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ, और एक शब्द और बोल दिया गया। हाँ जी, सुनाई नहीं पड़ा मुझे क्या कहा आपने? नालायक बेटा। सुनाई तो पड़ गया था, सुनाई तो पड़ गया था मुझे। ऐसा थोड़ी ना कि कान बहुत तेज है मेरे, यहाँ की कान बिल्कुल तेज हैं। अब सवाल ये है कि 91 से 92 गालियां हो गई हैं। कर्नाटक में यही चल रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कर्नाटक के चुनाव में नहीं जाऊंगा, यहीं से काम हो जाएगा। गालियों पे ही तो बात करनी है, रोज आधा घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा गालियों पे बात कर रहा हूं। कहां से आना हुआ? हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, आइए, आगे आइए, स्वागत है आपका साहब। क्या नाम हो गया साहब? पवन कपूर। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा थोड़ा सा स्टेशनरी का बिजनेस है। स्टेशनरी का, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं साहब? मैं आ रहा हूं भाई, जल्दी में हूं क्या? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पीएम को, चाहे पीएम किसी भी पार्टी का हो, उसको कोई गाली नहीं मिलनी चाहिए, ना देनी चाहिए किसी को भी। सबसे बड़ी बात, अगर आप पीएम को गाली दे रहे हैं मतलब अपने नेशन को गाली दे रहे हैं, इससे बड़ी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं कपूर साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, भागूंगा नहीं मैं रोज इसी रस्सी बांधी जाती, इसी रस्सी के बीच में ही रहता हूं और अपनी चौहद्दी जानता हूं, उसको क्रॉस कभी नहीं करता। मैं आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर रविंद्र है। रविंद्र, कहाँ से आना? रुको तो बाबू, क्यों जल्दी में हो? कहाँ से आना हुआ? सर मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से? हाँ। और यहाँ पे राजनीति की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा उस पर स्टूडेंट का क्या कहना है। सर स्टूडेंट हो? जी सर। क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। इंजीनियरिंग कर रहे, कौन सा कॉलेज से? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा, स्वागत है। मेरठ से? मेरठ से सर। अच्छा, हाँ बोलो। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में कोई कुछ हो, गाली से तो कुछ नहीं होगा, किसी एक दूसरे पर आरोप लगाने से। हाँ। मगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसके बारे में सोचना होगा, लोगों को रोजगार के बारे में सोचना होगा। सर बहुत मारामारी हो रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। कोई क्या नाम है तुम्हारा? रविंद्र सिंह बघेल। रविंद्र सिंह बघेल कह रहे हैं कि रोजी रोटी रोजगार, इस पर बात। ना, हम इस पर नहीं बात करेंगे, हम तो बात करेंगे गाली पे। गाली कितने प्रकार की होती? कोई आया था मेरे शो में? हाँ जी, 8,28,376 एक साहब बढ़ाए थे। 8,28,376। अगर इनसे पूछें आपकी तनख्वाह कितनी, तो नहीं मालूम है इनको। लेकिन वो परसों हमारे शो में कोई आके बोल गया था, इन्होंने बिल्कुल रट लिया। 8,28,376 गालियां होती हैं। अब गालियों पर भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। विचित्र है स्थिति। प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान है, मनोज जी, प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान है, बोले कि मैं रोज सुबह उठकर 2, 2.5, 3 किलो गालियां खा लेता हूं और कुछ ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था से माने उनका इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया है, वो कहते हैं कि जब गाली दी जाती है
तो वो प्रोसेस होकर मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं, यानी वो मुझे ताकत देती, पोषकता देती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 2 से 2.5-3 किलो रोज उठकर रोज गालियां खाता हूं, रोज गालियां देते हैं। कपूर साहब वहां खड़े हैं। अच्छा कपूर साहब देखिए, वो होम मिनिस्ट्री बुलाए तो चले जाइएगा। नहीं 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 नहीं, वो रुकिएगा नहीं, कई घर टूट गए सही मेरे चक्कर में। नहीं नहीं, अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सवाल यही था कि गालियां आखिर, मैंने उस दिन भी परसों भी कहा था, क्यों? किसी ने कहा पूछिए जरा कि गालियां क्यों दी जाती हैं। किसी ने कहा ध्यान भटकाने के लिए गालियां दी जाती हैं। मुद्दे पे ना आए आप, इसलिए गालियों पे बात हो, क्योंकि अगर मुद्दे पे बात होगी तो कुछ बात और होने लगेगी। जी, महाभारत में शिशुपाल ने गालियां दी थी तो 100वीं गाली में उसका काम हो गया था। सही बात। कितना रिसर्च है लोगों का गालियों पे, देखिए सर। बोले कि 92 हो चुकी है सर, 99 के बाद हो गया था, 100 पे हो गया था काम। 99 पे काम हो गया था। हाँ शिशुपाल का। बोले कि अब माफी नहीं, रुको, नहीं नहीं तुम्हारा तो होश ही में नहीं होता है। बेहोश आदमी से क्या बात करें। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, और जो बोलना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे, मैं जरूर बात करूंगा। भैया कहां से आना हुआ? तुम्हारे पास भी आता हूं। कहां से आना हुआ? सर मैं नोएडा से आया हूँ। और नाम क्या है? शिव शर्मा। शिव शर्मा। शिव शर्मा, खड़े रहो, मैं आया आपके पास। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दीपक झा जी मेरे शो में आते रहे। आप लोग सोचते हैं ना कि ये राजनीतिक प्रवक्ता क्या होते हैं, दिमाग में आता है ना कि राजनीतिक प्रवक्ता क्या होता है। राजनीतिक प्रवक्ता किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन बोलता पार्टी की तरफ है। आज इनका कुछ दिन पहले प्रमोशन हो गया, ये कांग्रेस में हो गए और ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनका जोरदार स्वागत करिए, जोरदार। कम से कम मैं ऐसे 3 लोगों को जानता हूं जिन्होंने यहां से शो शुरू किया और वो कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर बीजेपी के प्रवक्ता भी बने। बीजेपी वाले भी आए इसमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप और तीखा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। गाली का कोई प्रयोग आप करते नहीं है, पहले भी नहीं करते, अभी भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जयदीप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और गाली के एक्सपर्ट हैं। हाँ, आज 2 ही लोग बुलाए मैंने, 2 ही लोग बुलाए हैं मैंने। भाई इनको चाय पिला के लाओ, जाओ जाओ जा, चाय पिला के लाओ, जाओ चलो चाय पिला के लाओ। 2 ही लोग आज मैंने बुलाए हैं, एक गाली के पक्ष में, एक गाली के विपक्ष में, लेकिन दोनों सारे लोग गाली के एक्सपर्ट हैं। गाली कैसे दी जाए, गाली ना दी जाए, गाली देना पाप है, इस सब बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि पत्रकार गाली का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी बिल्कुल गाली नहीं देते, लेकिन जोर से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गाली कमजोर लोग देते हैं, जो बौखला जाते हैं और जिनकी जमीन हिलने लग जाती है, वो लोग गाली देते हैं। मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो गालियों रूपी जो पत्थर है उन पर फेंके जाते हैं और उन पत्थरों से इस देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाली नींव रख देते हैं। वो गाली से गालियां ही तो दी है, गुजरात में भी दी थी। गुजरात मॉडल पूरे विश्व में जय जयकार कर रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब से सुशोभित है तब से लगातार राहुल जी देखिए, गालियों को लेकर जो ये व्याख्या है बिल्कुल एक पक्षी व्याख्या है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री 2004 से भाई रोक दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो उधर, छोड़ दो भाई। सुनो मेरी बात, ये शराब ने जितना बेड़ा गर्क किया, ये एक के साथ एक फ्री वालों ने। अरे गार्ड साहब ना हो तो उसको नमकीन खरीद के दे देते, चला जाता। सिखाया तो है इतना, कैसे रखा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जी जनाब याली राहुल जी। मैं कह रहा था प्लीज। सूर्या जी ने गाली को लेकर एक पक्षी विश्लेषण किया। 2004 से 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनके मुख से कोई एक गाली कोई गिनती करा दे, पूरे भीड़ में मैं चुनौती देता हूँ, उनके पीरियड में एक गाली नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री 2014 से उन्होंने जो विवादास्पद, उन्होंने जो एक चीजें बोली, सोनिया गांधी को लेकर, जर्सी गाय से लेकर तमाम 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तमाम बयान है। तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री
तुलना आपको ये करनी है कि गाली, वो जो गाली है और ये जो गाली है, दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी है, कम है, ज्यादा है, कैसी है, अच्छी है, खराब है, लेकिन गाली है। कहाँ से आए हैं? मैं शाहदरा से शाहदरा से। क्या काम करते हैं साहब? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कैसे आना हुआ आज? बस ऐसे ही। ऐसे ही आगे। अच्छा किया, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया बात चल रही है यहाँ पे, कितना अच्छा आनंद आ रहा है ना? किस पे बात हो रही है? गाली पे। बड़े बेशरम आदमी हैं आप भी। कह रहे हैं हाँ अच्छी बात चल रही है। हाँ बताओ बेटा, कहाँ गए इधर वाले? हाँ बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस जो आज मनाया जा रहा है हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000, बहुत ज्यादा हो गई तो 15,000 रुपए। लेकिन महंगाई जो दर जो बढ़ रही है वो लगातार हर किसी के लिए बढ़ती चली जा रही है। हमारे सरकारी सेक्टर में देख लिया जाए तो सैलरी भाई 40,000, 50,000, 60,000 से ऊपर है, लेकिन महंगाई जो दर है वो उनके लिए भी सेम है। तो आखिर ये प्राइवेट मजदूरों की जो सैलरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? और यदि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो फिर इनके लिए महंगाई कम करके कुछ अन्य ऐसा प्रोसीजर किया जाए जिससे जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूर काम करते हैं उनको रिलैक्स फील हो, आराम से वो अपना क्या नाम बताया आपने? शिव शर्मा। अंदर आओ शिव शर्मा जी, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर, अरे आओ अंदर आओ। तुम ही तो इतनी पूरी भीड़ में तुम ही तो एक आदमी हो जो इतनी देर में मिले मुझे, एकमात्र आदमी। हम तो 1.25 घंटे गाली पे ही बात करेंगे। कहाँ मजदूर, हमको मजदूरी दिख रही है? कहाँ हमको मजदूर और मजदूरी दिख रही है? कहाँ हमें पहलवान पहलवानी दिख रही? मैं आ रहा हूँ, चुपचाप मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि क्या मुद्दा उठाया है आपने, लेकिन आप देखिए मेरा मुद्दा क्या है जी, कितना है? आपका मुद्दा तो गाली चल रहा है। और आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था सही हो और जो प्राइवेट सेक्टर में मजदूर कम सैलरी पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, और ये नहीं, अगर सैलरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उनके लिए महंगाई दर कम की जाए। क्या बात है, असल मुद्दा तो यही है गुरु, असल मुद्दा तो वही बोल रहा है। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? गाली पर। हाँ? गाली पर। आप तो हरियाणा से हैं, जोर से बोलिए ना, मैं तो जान गया ना, माथे पे लिखा हरियाणा। अरे आप भी हरियाणा के हैं यादव जी, मैंने कहा मनोज जी। लेकिन मैं आ रहा हूं, प्लीज बाबू तुम्हारे पैर छू के माफी मांगता हूं। मैं तुम हमसे जो भी चाहोगे हम तुम्हें शो के बाद दे देंगे, प्लीज डिस्टर्ब मत करो प्रोग्राम। मैं तुम्हें खरीद कर खुद ही दूंगा, आके खुद ला के दूंगा अपने हाथ से। पब्लिक शो कर रहे हैं लेकिन शराबी होकर शो नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा ना करोगे, मैं एक बात और बता दूं, मैं उतार सबकी देता हूं तो उतार तुम्हारी भी दूंगा 2 सेकंड के अंदर। जनाबे आली बात दरअसल ये हो रही थी कि कहां चले गए मजदूर? अरे भाई, अरे बैठो यहाँ पे, अरे वहां बैठो, वहां जाओ, चुपचाप बैठ जाओ जाके वहां पे। जो सम्मान के लायक हैं वो खड़े रहेंगे? नहीं, वो बैठेंगे बिल्कुल। और जो मुद्दा उठा रहे हैं जनाबे आली जी जनाब, तो अब आपके सामने अखाड़े में गाली पे बोलने के लिए एक और एक्सपर्ट आ रहे हैं। ये सारे लोग गाली के एक्सपर्ट हैं, ध्यान से देखिए। सब बताएंगे कौन सी गाली ज्यादा तेज है, किसमें ज्यादा धार है, कौन भोतरी है, कौन सी ज्यादा फ्लैट, भोतरी माने फ्लैट, और किसमें कितना दम है, ये गालियों के बारे में बताएंगे। नाउ यू प्लीज टेल मी। देखिए, स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, घट गए इंसाफ बढ़ गए साए। आज का राजनीतिक स्तर, हमाम में सब नंगे हैं, सबने इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि हम लोग, जनता के लोग भ्रमित हैं। बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए। देख के आपने पासा पलट लिया, बोलने आए थे गाली पे। देखा कि मजदूर नहीं बोलने, बिल्कुल दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी से तो मैंने पूछा ही नहीं है। 92 गाली दी है इन्होंने, और इन्होंने, हाँ इन्होंने आपको दी है, और आपने कितनी दी है? अरे सर, गिनती की भी नहीं होगी। बोले हमने तो गिनती की भी गालियां नहीं दी हैं, लेकिन दी हैं, लेकिन दी हैं। जी जनाब, पूरा करिए। राजनीति गाली गलौज देने के लिए। मैं आज आपसे वत्स साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज आज ये जैकेट उतार लीजिए, क्योंकि बार बार लगता है गांधी जी मेरी ही तरफ देख रहे हैं। और मैं बात शो कर रहा हूं 1.25 घंटे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ईमान, क्योंकि आप ही सब ईमान है। बात किस पे कर रहा हूं? गाली पे, और गांधी जी मेरी तरफ देख रहे हैं।
गांधी जी ने राजनीति में शुचिता की बात करी, पवित्रता की बात करी। तो मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप गाली नहीं दे रहे, लेकिन बात गाली पे ही हो रही है। तो गाली पे हो रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान, ये बच्चे, ये क्या सीखेंगे अगर इस तरीके का राजनीति हम करेंगे तो। अब गाली सब दे रहे हैं, कोई बड़ा गाली दे रहा है, कोई छोटा गाली दे रहा है, हमाम में सब नंगे हो रहे हैं। इस शुचिता को लाना होगा, जनता को ऐसे गाली गलौज करने वाले लोगों से छुटकारा पाना होगा और एक स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण पैदा करने वालों को ही प्रश्रय देना होगा। कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने में गालियां नहीं थी। देखिए प्रतीक जी, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो समृद्धि, शांति, सुरक्षा, विकास और लगातार ऐसे नए नए कीर्तिमान गढ़ने वाली सरकार है। एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गोलीबाज भी और गालीबाज भी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और लगातार बिच्छू, सांप और क्या क्या गाली नहीं देते। प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये नालायक बेटा है पीएम साहब को, और बंजारा समाज को भी आप अपमानित करने का काम किया है। और प्रतीक जी ये बात कर रहे हैं, ये 85% भ्रष्टाचार वाले लोग हैं जो राजीव गांधी कहते थे 85% पैसा पहुंचता नहीं है, 15 पैसा ही पहुंचता है। वो 85% कौन सा हाथ का पंजा खा जाता था। आज 1 रुपया भी यहां से जाता तो 1 का 1 वहां पहुंचता। लेकिन मैं उस पर मनमोहन सिंह जी पे आऊंगा। एनईसी के चेयरपर्सन कौन? सोनिया गांधी जी। मौत का सौदागर किसने कहा? 2007 में पहली बार उन्होंने कहा। अरे मनमोहन सिंह जी कैसे बोलते? रिमोट कंट्रोल से तो वैसे ही म्यूट कर रखी थी उनकी आवाज, कांग्रेस तो सुनी नहीं रही थी और किसको वो बोलते? आपने देखा कि 2013 में उनका तो अध्यादेश फाड़ करके फेंक दिया गया। बड़े बड़े गालीबाज एक्सपर्ट बुलाए हैं मैंने सब लोग गाली के एक्सपर्ट हैं। कौन गाली कितनी ठीक है, कितनी इसमें गुंजाइश है, गाली चल सकती है, नहीं चल सकती है। आ रहा हूं। क्या नाम है बेटा? मानसी, क्या कर रही हैं आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर। कोई बात ना सुनो, यहाँ पे कोई चीज कायदे की हो ही नहीं रही इतनी देर से। मैं गाली भी नहीं देती हूँ। अरे नहीं, तुम गाली कहाँ दोगे? तुम्हें तो गाली मुझे मालूम है नहीं देते, लेकिन यहाँ सुनने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं प्रेफर भी नहीं करती। पानी वानी पियो, चाय वाय पिलवाऊं तुम्हें। तुम क्या काम, तुम्हारा शौक क्या है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मतलब आर्ट अच्छा लगता है। आर्ट अच्छा लगता है। गाना वाना गाती हो? नहीं। गाना नहीं गाते हो, आर्ट अच्छा लगता है। ड्राइंग, पेंटिंग। फेवरेट आर्टिस्ट तुम्हारा कौन सा है? पिकासो। ओए क्या बात है, स्पेनिश आर्टिस्ट है पिकासो। भीड़ में आप किसी को कम मत आंकिएगा हुजूरे अली, भीड़ जरूर खड़ी है ये, लेकिन पिकासो के मुरीद भी हैं यहाँ पे। वाह, ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। लेकिन बात दरअसल पिकासो पे नहीं हो रही है। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका नहीं, आपने जवाब दिया। आप तो बहुत बाबूजी, बात किस पे हो रही थी मैं भूल गया। गाली पे हो रही थी। कितने बेशरम लोग हैं हम लोग। हाँ जी, 3,28,000। आप तो इसी को गुनिए बस। 3,28,000। कितने खुश हैं कि 3,28,000। इतनी बार माला फेरत जुग गया नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। 3 लाख अगर कर लिए होते ना तो ये यहाँ आते ही नहीं, कहते मैं आऊंगा ही नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे आना हुआ इधर? मैं रिटायरमेंट की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। रिटायरमेंट की ट्रेनिंग लेने आए? रिटायरमेंट कब है? 31 मई। 31 मई हो गया? नहीं, अगले साल। ये इसी साल 2023 में। तो मतलब अच्छा 31 में तब रिटायरमेंट होगा आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिलहाल कानपुर के। कानपुर के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कानपुर शाखा बहुत पुरानी उत्तर प्रदेश की है। पहली वो थी, शायद दूसरी लखनऊ होगी। गाली पे मैं कहना चाहता हूँ। कानपुर का आदमी आयो कहे गाली पे नहीं कहना चाहता हूँ। है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। हाँ, तो हम गाली थोड़ी नहीं बकते हैं जो आप चैनल देखते हैं। नहीं, बीजेपी वाले सवाल करिए, रुकिए 1 मिनट, मैं दूंगा, आपको दूंगा। कानपुर का आदमी आए और गाली पे कुछ ना बोले तो हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल तय 100% तय है कि गाली पे वो जरूर बोलेगा। कानपुर और बनारस 2 लोग। जी जनाब, नाम पहले जानना चाहूंगा आपका। नाम मेरा मोहम्मद उमर है। जी, स्वागत है आपका। गाली 2 प्रकार की होती है, एक भद्दी गाली, एक छुपी हुई गाली। 2 गाली का मैं जिक्र करूंगा। एक तो उनके लिए जिन्होंने कहा था गोली मारो सालों को। हाँ। और दूसरी वो कपड़े से पहचाने जाते हैं। हाँ। ये भी गाली है, समझने वाले सब हाँ जी, सुना। आपका जिला बताओ पहले। कानपुर का नहीं साथी हूँ। कानपुर के साथी हैं। क्या नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद लोधी। राजेंद्र प्रसाद लोधी जी। जनाब आली, आपका रिटायरमेंट कब है? इन्हीं के साथ है। 31 तारीख को है। आप भी ट्रेनिंग लेने आए? लेकिन हम एक बात कह रहे हैं हाँ। कि मोदी सरकार ने पान की दुकान का उद्घाटन नहीं किया और बेच पूरा हिंदुस्तान दिया है। कानपुर का एक और भी अंदाज है, बड़ा चुटीला होता है अंदाज, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलो।
ही बात बोलनी है। मैं तुम्हारा एक ही बात समझ गया। इंतजाम करो, ब्रेक लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। वक्त तक छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाऊंगा। वंदे दुबई से अंडरगारमेंट्स में खुफिया जेबों और जूतों में सोना छिपा कर लाते थे। इनके पास से 7 किलो 119 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई। पिछले 6 महीने से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इसमें कई और बड़े नाम सामने आएंगे। रही है और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी यूपी एटीएफ को गुड्डू मुस्लिम ने अवतार सिंह के कहने घर वापसी हो रही है। से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान सूडान से रवाना हुआ। इस विमान में 122 लोग शामिल थे। इन्हें भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए सऊदी अरब के जद्दा ले जाया गया। वहीं युद्ध के बीच से निकाले गए लोग मोदी सरकार का शुक्रिया कह रहे हैं। बता दें कि सूडान में 15 अप्रैल से गृह युद्ध जारी है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल के बीच झड़प चल रही है। खिलौनों की तरह पलट गई। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, जगह जगह पेड़ उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। वहीं फ्लोरिडा के पाम बीच के पास कई घर भी तूफान की जद में आकर तबाह हो गए, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए। इस खतरनाक तूफान ने जो तबाही मचाई उसके निशान। कर्नाटक के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद न्यूज 18 इंडिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सक्लूसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात, बड़ी जीत का किया दावा। कर्नाटक के सियासी दंगल में आज बीजेपी के दिग्गजों का जोर। तुमकुर समेत 4 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। रैली में नड्डा ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे प्रियांक खड़गे का विवादास्पद बयान। पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। बीजेपी ने कहा हताश हो गई है कांग्रेस। हालांकि इसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। और उधर कोलकाता में टीएमसी पार्टी के ही 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और पार्टी के एक नेता के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग तोड़फोड़ करते दिखे। पहले तो डंडे से लैस लोग सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल को गिराते दिखे। उसके बाद आसपास रखे सामान को भी फेंकते दिखे। उसके बाद सभी लोग चले गए। कुछ ही देर बाद फिर से सभी लोग वापस आकर तोड़फोड़ करने लगे। मोटरसाइकिल पर जमकर डंडे मारते दिखे। उसके बाद उस नेता के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। कुर्सी, टेबल से लेकर कांच को भी तोड़ डाला गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई। और उधर इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया। चारों तरफ प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कब्जा किया कि वहां से किसी भी गाड़ी का गुजर पाना मुश्किल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो काफी देर तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हटाया। वहाँ न्यायिक सुधार से जुड़े बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से जोरदार प्रदर्शन जारी है। और सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने 4 करोड़ 30 लाख रुपए के सोने के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग दुबई से अंडरगारमेंट में सोना छिपा कर लाते थे। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम इन पर नजर बनाए हुए थी। रात में चेकिंग के दौरान पूरे गैंग को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार फेनिल, नीरव, उमेश और सावन दुबई से अंडरगारमेंट्स में खुफिया जेबों और जूतों में सोना छिपा कर लाते थे। इनके पास से 7 किलो 119 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई। पिछले 6 महीने से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इसमें कई और बड़े नाम सामने आएंगे। इधर राजस्थान के जयपुर में पिछले कई दिनों से तेंदुआ लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत है और कुछ लोगों ने तो घर से निकलना बंद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से कॉम्बे गोल्फ क्लब की छत पर तेंदुए ने डेरा डाल रखा है। तेंदुए के मूवमेंट से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा है। कुछ लोग तो हाथों में डंडे लेकर बिल्डिंग के बाहर पहरेदारी भी करते नजर आए। कॉलोनी में भी जाता है, आसपास में जितने भी कुत्ते सारे साफ कर दिए।
तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बिल्डिंग के बाहर एक पिंजरा भी लगाया गया। लोगों के मुताबिक तेंदुआ कॉलोनियों के घरों में लगे सीसीटीवी में भी देखा गया। और इधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने उत्तराखंड के हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर काली माता के दर्शन किए। काफी देर पूजा करने के साथ ही वो वहां होने वाली आरती में शामिल हुए। कंगना रनौत इन दिनों उत्तराखंड में हैं और वो अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं। कंगना ने मंदिर में दर्शन करने के साथ ही मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस समय नदियों और धर्मस्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है। और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी यूपी एसटीएफ को उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लग गई हैं और उससे जुड़े एक बिल्डर के बारे में भी पता चला, जिससे वो लगातार संपर्क में रहता था। यहां तक कि उमेश पाल की हत्या से पहले भी गुड्डू मुस्लिम और बिल्डर के बीच लगातार बात हो रही थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कभी कभी दोनों के बीच एक दिन में कई बार बात हुई। खास बात यह है कि उस बिल्डर का प्रयागराज भी आना जाना था। पुलिस को ये सारी जानकारी गुड्डू मुस्लिम की सीडीआर डिटेल खंगालने के बाद मिली और दावा ये भी है कि उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन लखनऊ में थी, लेकिन हत्याकांड के बाद वो सीधे गोवा चला गया और उसके कुछ करीबी भी उसके साथ गए थे। उसका अचानक गोवा जाने का प्लान क्यों बना, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और उधर उमेश पाल मर्डर केस में फरार 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के बारे में चौंकाने वाली जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों का दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम आशिक मिजाज का है और बचपन में ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। सुल्तानपुर का रहने वाला गुड्डू मुस्लिम जब 6 साल का था तभी उसके मामा उसे प्रयागराज ले आए। हालांकि इलाहाबाद आने के बाद बचपन से ही गुड्डू मुस्लिम चोरी जैसी छोटी वारदात को अंजाम देने लगा। दावा है कि लगातार पुलिस के घर पर आने की वजह से परिवार वालों ने गुड्डू मुस्लिम को संपत्ति से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। और जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के संपर्क में आ गया। उसके चकिया स्थित घर पर ही रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा और कुछ दिनों बाद ही गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का मुख्य शूटर बन गया। दावा है कि इसी दौरान वो चांदनी नाम की एक महिला के साथ रहने लगा जो पहले से शादीशुदा थी। गुड्डू मुस्लिम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चांदनी के 2 बेटों को चिकन दुकान पर नौकरी लगा दी। सूत्रों के मुताबिक चांदनी के अलावा भी गुड्डू मुस्लिम की और प्रेमिकाएं थी, जिसमें चांदनी की छोटी बहन सबीना और तीसरी सीमा सिद्दीकी नाम की एक महिला बताई जा रही है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने तस्करी के जरिए हथियार मंगवाए थे। अवतार सिंह और दिल्ली से अरेस्ट किए गए खालिद, जीशान और जावेद ने इसका बड़ा खुलासा किया था। इस बात का पर्दाफाश अवतार सिंह और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए खालिद, जीशान और जावेद ने किया। उनके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने अवतार सिंह के कहने पर खालिद और जीशान से 10 हथियार मंगवाए थे और उमेश पाल हत्याकांड में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जावेद और जिशान ने ही गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली में अपने घर में पनाह भी दी थी। गुड्डू मुस्लिम की कॉल डिटेल से एक बिल्डर की भी जानकारी मिली है, जिससे गुड्डू लगातार बातचीत कर रहा था। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि इस बिल्डर का उमेश पाल हत्याकांड से कोई कनेक्शन तो नहीं है। और अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि अतीक अहमद ने सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा यह भी है कि वो इसके लिए सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से जुड़ा हुआ था, यानी कि अतीक अहमद सट्टा बाजार का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि एसटीएफ की जांच में अतीक के कुछ सट्टा कारोबारियों के साथ कनेक्शन के बारे में जानकारी हाथ लगी है, जिसके बाद पुलिस ने 5 सट्टा कारोबारियों को रडार पर ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि अतीक का प्रयागराज के कुछ बड़े सट्टा कारोबारियों के साथ रिश्ता था। दावा है कि अतीक अपने अवैध वसूली के पैसों का इस्तेमाल सट्टा बाजार में करता था, यानी अतीक अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपए का सट्टा खेलता था। कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस उन सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो अतीक के काले कारोबार में शामिल थे। और इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन को चुनार स्टेशन पर ही रोक दिया गया और इसके बाद ट्रेन में चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन के अंदर और बाहर बम की तलाश की। पहले ट्रेन के नीचे जांच करने के बाद इंजन और बोगी में घुसकर जांच की गई। इतना ही नहीं, यात्रियों के सामानों को भी उतरवाकर इनकी जांच की गई। चेकिंग के दौरान स्टेशन परिसर को भी सील कर दिया गया। बताया गया कि डगमगपुर स्टेशन मास्टर को ट्रेन के इंजन में बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रेन में कोई बम नहीं मिला। और इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें नशे में धुत एक शराबी 11,000 वोल्ट की लाइन पर चढ़ गया।
और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। काफी देर वो तारों को पकड़कर बैठा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, साथ में गाएंगे, जैसे खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। आज मौसम को देख के एक लाइन और याद आ गई मुझे। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गए सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कबीर पे टिके रहिए, कबीर की साक्षी, कबीर की बानी पे टिके रहिए। बाकी जो जहां है वो वहीं पे है, बना हुआ है। शो आज हो रहा है गालियों पर, और क्या अच्छी बात हो रही है। देखिए गालियां कौन सी, कितने प्रकार की, लोगों ने बताया कितनी तरह की गालियां होती है। 1 लाख, 2 लाख, 3,28,476 गालियां होती हैं। तो ये गालियां पे आज बातचीत हो रही है। कर्नाटक, वैसे तो चुनाव पे बात हो रही है, कर्नाटक चुनाव पे बात हो रही है। और कांग्रेस ने कहा कि आपने ये जरूर बता दिया कि 91 गालियां दी, 91 गालियां दी। प्रधानमंत्री की तरफ वो इशारा कर रही है प्रियंका। आपने ये जरूर बता दिया कि 91 गालियां दी हैं आपने, 91 गालियां दी, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कर्नाटक में आपने काम क्या किया। बहस की शुरुआत करता हूं, बातचीत का रुख शुरू करता हूं। जिनको बोलना होगा बीच बीच में वो जरूर बोलेंगे। छाता पकड़े रहिए, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है यार, मौसम का कोई भरोसा नहीं, बदलता मौसम है। कभी भी ज्यादा बारिश, कभी भी आंधी पानी, और कभी भी धूप हो सकती है। इस बदलते मौसम में बात जरूर करेंगे, आप ही से बात करेंगे। इस बदलते मौसम में अपने को समूचा रखिए और साबित रखिए, बस बहुत जरूरी है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। जनाब जी, जी मैम। जी प्रतीक जी, मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं है, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अलग अलग विविधताएं होती हैं, विचारधाराएं होती है। उसके बावजूद भी हम यहीं पे इतने सारे लोग खड़े, उसके बावजूद भी हम दोस्त से सम्मान करते हैं एक दूसरे का। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, एक देश की सबसे पुरानी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं। फिर उसके बाद वैसे भी कहा जाता है ना कि बच्चे अपने माँ बाप की शख्सियत का आईना होते हैं, तो उनके बेटे बोलते हैं नालायक बेटा। उसी नालायक बेटे ने इस देश को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया है। अगर आपने विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी और खुद को लायक बनाने पे कुछ काम किया होता प्रधानमंत्री को गाली देने के बजाय, तो मुझे लगता है विपक्ष की स्थिति में कुछ सुधार हो गया होता। क्योंकि विपक्ष अपनी जमीन आए दिन खोता जा रहा है, फिर भी वो अपनी नाकामियों से कुछ ना सीखने के बजाय लगातार प्रधानमंत्री को
टारगेट करते हैं और वो किस तरह से, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गालियों का आज़म करता हूं, और वो किस तरह से एक न्यूट्रिशन का काम करती है। और आप देखिए उनके चेहरे पे वो तेज नजर भी आता है, उनके चेहरे पे वो तेज नजर आता है। ये देश की खूबसूरती है कि सम्मान किया जाए, आलोचना कर। बादल भाई बड़े काबिल आदमी हैं, कह रहे हैं कि हम लोग 70 साल से आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है, आलोचना समालोचना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन गाली आलोचना में है कि समालोचना में है, ये आपको बताना है। हम बता रहे हैं गाली किसमें आती है, आलोचना में। मैं गाली और आलोचना में नहीं फर्क पता, तो इनसे क्या आप पूछेंगे। हम बता रहे हैं कर्नाटक के अंदर नहीं गाली, मुझे मैं आप सिर्फ गाली बात कर रहा हूँ, मैं किसी बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मेरी गाली पे आज अगर डिबेट पूरी हो गई तो गाली पे रिसर्च हो जाएगी मेरी भी। सुन लीजिए, नंदिनी दूध की एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्ट करती है, वो एक ठीक है आप ठीक चलिए, 31 रुपया किसानों से लेकर के 39 रुपया लीटर दूध बेच रही है। और हमारे गृह मंत्री जी अमूल दूध को कर्नाटक में ले आके लॉन्च करते हैं, और कर्नाटक के किसान कह रहे हैं कि यह 31 रुपया दे करके 59 रुपया लीटर ये दूध बेचते हैं, और उसको नंदनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं। इसलिए कर्नाटक के लोग गाली दे रहे हैं कि 39 रुपया का दूध 60 रुपया में क्यों बिकेगा। गाली नेता क्यों सुनता है। जैसे क्लैरिफाई प्रतीक जी, ऐसा है नंदिनी की जो बात कर रहे हैं, जो मार्केटिंग करती है दूध की, उस कंपनी मिल्क प्रोडक्शन भी करती है, उसके किसानों से लेती है। और ये बताइए ना, नंदिनी कहीं जाने वाली है, और अमूल भी इस देश की अमूल भी इस देश की कंपनी है, इस राज्य कंपनी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गाली के चक्कर में मैं उधर देखता इधर हूं, क्योंकि पीपल का पेड़ के नीचे शो करता हूं, और पीपल के पेड़ पे कपोले नए नए आ गई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी ने कहा है कि जीत कर जब आएंगे तो आधा आधा किलो नंदनी ही बांटेंगे। तो जो सोच रहे हैं वो ध्यान रखें। प्रतीक जी, सबसे पहले तो यहाँ की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एज ए प्रवक्ता कांग्रेस के पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो रुको भाई प्रतीक जी, आपके इस शो के द्वारा इस अरे हमें तो शर्म आ ही रही है, आप शर्म करिए जो घर से चले हैं लेके। आप इन समस्याओं को अपने इस महायज्ञ में आहुति की तरह उठाते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। गजब आदमी है भाई, गजब आदमी है। नहीं छोड़ो तुम, गार्ड साहब वहां से हट जाओ, हट जाओ। तो भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है ये जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने दर्शक हैं, आप लोग अपने आप को माँ भारती का संतान समझिएगा, न कांग्रेस न बीजेपी का कार्यकर्ता समझिएगा, फिर बात समझिएगा। बात यह है कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। किसने कहा था, कौन से महापुरुष ने कहा था भैया? लेकिन जब आपको ठगा जाएगा, और आपको ठगने वाला अगर जो भी होगा उसको गाली देंगे, चाहे दीपक झा होगा, चाहे प्रतीक त्रिवेदी होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो भी ठगेगा। और सुनिए, नहीं सुनिए, और गाली तो हमारे समाज की शोभा है भाई। बिहार में, मिथिला में सुनिए, मिथिला में जब बारात आती है तो गाली पड़ती है। तो किसकी बारात आ रही है? चुनाव एक उत्सव है, बारात है। अच्छा प्रतीक जी, देखिए मैं पूछता हूँ, रावण इन्होंने बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मौत का सौदागर बोला मोदी को बोटी बोटी करके मार देंगे, काट देंगे, मोदी को कोड़े मारेंगे, मोदी को डंडे मारेंगे। दुर्योधन बोलने का काम क्या, नीच आदमी बोलने का काम क्या? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का विषय है? आलोचना करना, लेकिन गाली देना और नीचता की पराकाष्ठा करना, ये कांग्रेस पार्टी का देखिए अधिकार हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक महिला का अपमान करते हैं, एक महिला से पूरे राष्ट्र का अपमान करते हैं जर्सी गाय। कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, महिलाओं का अपमान अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री करते हैं, और जब गृह मंत्री कहते हैं सारे विपक्षी सांप, भालू और नेवले और बिच्छू हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी विपक्षियों का सम्मान करते हैं क्या? विपक्षी भी तो जनता ने चुना है भाई। ये कितना ही विश्वमन कर ले, नरेंद्र मोदी जी नीलकंठ है, सारी गालियों को यहाँ धारण करके रहते हैं।
क्या सीखा? क्या सीखा? कहाँ से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से? वहां से कुछ लाए हैं? टुंडे के कबाब। टुंडे के कबाब ही लाए हैं बस वही, मुझे लग रहा है उसी पे ध्यान ज्यादा है, टुंडे के कबाब पे। और जब दिमाग लगाइए, यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं शो से? क्या लेके जा रहे हैं? हंसो नहीं, क्या करते हैं? क्या काम करते? पढ़ाई कर रहे हैं? यस। कौन से क्लास में? 8th में। क्या कहना है बताइए? आपका शो अच्छा है और गाली बकना बुरी बात होती है। गाली बकना, देखिए ये पूरा लखनऊआ है, पूरा ये जो बकना शब्द है। मैं आ रहा आपका। बस इसी की बात के इतने छोटे से बच्चे से दीपक झा को सीखने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि गाली हमारे देश की शोभा है। एक छोटे से बच्चे से सीख लीजिए कि उसने आपको बता दिया गाली देना बुरी बात है। गाली शादी ब्याह में गालियां पड़ती। अरे तो कहाँ शादी ब्याह हो रहा है? सुनिए तो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। वो शादी है? अरे भाई एक आप ऐसे मान के चले, व्यंग्य है ना, व्यंग्य में बोले जाते हैं, व्यंग्य भी एक साहित्य है। अगर आप व्यंग्य को हटाते हैं तो हटा दीजिए। शादी ब्याह है क्या? अच्छा जी जनाब, गाली बकना गलत बात है, बकना। हाँ धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिस दिन राहुल गांधी की शादी हो उस दिन पूरा देश गाली बके, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन मैं दोहा एक रहीम जी का कहूंगा गाली के ऊपर। कुछ कहना चाहिए आराम से। अरे बोलिए। इनको तकलीफ है, राहुल गांधी की शादी में गाली दे। अरे आप लेके आइए गाली बारात में गाली होती है। आप ही कह रहे हो, हम कह रहे हैं ना, राहुल गांधी की शादी हो खूब गाली दिलवाना भैया। देखिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? नरेंद्र मोदी जी जो बोते हैं आराम से शादी नहीं है किसी की। प्रधानमंत्री कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी का दोहा है, जो रहीम जी का दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विज व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इस देश के अंदर चंदन का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। ये लोग उनको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो विष रूपी कार्बन डाइऑक्साइड, गाली रूपी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देश को प्राणवायु देते हैं। वैक्सीन दी, राशन दिया, सुरक्षा दी और साथ ही साथ देश को मजबूत और भ्रष्टाचार विरोधी वाला प्रशासन दिया। 15 पैसे आते थे के शासन में, आज 1 का 1 रुपया वापस आता है। ये है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। इसी भ्रष्टाचार के मामले पे ही वहाँ पे बीजेपी हमारे यहाँ लखनऊ में बातचीत शुरू होती है गालियों से और फिर युद्ध होने लगता है, पहलवानी होने लगती है। हरियाणा से आए हैं? नहीं वो बगल वाले हरियाणा से आए हैं। मैं आ रहा हूँ, जरा इनका बात सुन लें। हाँ, जनता को झूठे वादे किसने किया? बहुत हुई महंगाई की मार, इसी बात पे हम बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ जो लोग हैं इनकी बात करेंगे, गाली की बात नहीं करेंगे। जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे 76वें साल में। आज भी कांग्रेस वही 19वीं सदी का नारा लिए बैठी है, गरीबी की बात। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया बड़ा। तो वही बताइए आपने क्या किया? लोग भूख से मर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि देश की स्थिति क्या है। अरे राशन क्यों दे रहे? नौकरी दो, राशन नहीं चाहिए, शिक्षा दो, नौकरी दो, बच्चे छोड़ दो, चाहिए थूक रही है, राशन नहीं चाहिए हमको, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अरे यार वो क्या गाओ पानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल हो। कहाँ से आए बेटा? फ्रॉम बिहार, इंडिया। फ्रॉम बिहार, इंडिया। जिसको ये तहजीब नहीं, जिसको ये तमीज नहीं कि शो में कैसे बोलना चाहिए, जो बगल में बुजुर्ग खड़े हैं उनसे सीखो क्या बोलना है, कैसे बोलना है।
बिहार इंडिया, हर चीज तफरी नहीं है, समझे? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि खतरा तो आप पे भी मंडरा रहा है, क्योंकि आपका न्यूज चैनल बहुत पसंद किया जा रहा है कि आप बहुत पारदर्शी तरीके से बात करते हैं, तो खतरा आप पे भी मंडरा रहा है, आप भी सतर्क हो जाएं। दूसरी बात मैं ये कह दूं, यार तुम डरावना है मुझे यार। दूसरी बात मैं ये, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रामाकांत शर्मा नाम है, मैं बिहार से हूँ। तो डरावना मुझे यार। मैं चुपके से एक बात कह दूं, आज नौजवान तो सभी नौजवान चुपके मन से गाली दे रहे हैं, वैसे लोगों को जो नौजवानों को रोजगार छीन रहे हैं और उन्हें रोजगार के नाम पे, धर्म के नाम पे मंदिर और मस्जिद का रास्ता दिखा रहे हैं, तो आज चुपके मन से जिन्हें रोजगार चाहिए वो वैसे प्रधानमंत्री को चुपके मन से गाली दे रहे हैं, आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, बस अंतर। बिहार के आदमी है ये, सीखा इनसे? हाँ, रुको 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 रुको, शुरू हो गए, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, सॉरी बोल। हाँ सॉरी बोल। रुको, शर्मा जी का सीखा? सर मैं भी शर्मा हूँ, राज शर्मा नाम। नहीं राज शर्मा, अरे शर्मा नहीं मतलब था, बात से मतलब था, तुम भी वही फंसे चक्कर में। शर्मा जी से सीखा? क्या सीखा? कैसे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अदब, अदब सीखो। अपने आज तो सजा है पूरी। हाँ अभी, आज नहीं, कल बोलेंगे, आज नहीं, बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शादी ब्याह में भी गाली दी जाती, गाली नहीं दी जाती, वो उल्हाना होता है, लेकिन वो सभ्यता होती है और परंपरा के तहत दिया जाता है। लेकिन नीच बोलना, रावण बोलना, कब्र खुदेगी, ये गाली नहीं है, ये एक तरह से अपमानित करने का काम है। और प्रतीक पूरा होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ये गाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस चीज को देखो और कुछ नहीं है, सिर्फ शुरू से देखो। गाली की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये 2007 में सोनिया गांधी जी ने कहा मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी, ये 2007 में सोनिया गांधी ने कहा। 10 सेकेंड, देखिए चुनावी मंच, देखिए चुनावी मंच से बोलना तो बड़ी अच्छी बात है ना, कोई कुछ भी बोलता है नरेंद्र, लेकिन संसद के भवन के अंदर से जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आज सुपर्णखा की हंसी आई है, तो क्या कहते हैं? महिलाओं का अपमान, देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगा है इस देश की जनता से? और जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम, अरे चुप रहिए, देश का प्रधानमंत्री ने देश की, रुको भाई, ये तो गाली तो पड़ेगी। आज ही ग्रेजुएट हुए। अब सारे गालीबाज आइडेंटिफाई हो गए हैं। मेरा ये कहना था, सारे गालीबाज आइडेंटिफाइड हैं। सारे गालीबाज आइडेंटिफाइड हैं। सारे गालीबाज आइडेंटिफाइड हैं। गजब है, महात्मा गांधी फिर हमारी तरफ देख रहे हैं। प्रणाम। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सारे गालीबाजों के मुंह पर टेप छाट के जनता को दिखा दीजिए कि चुप। कर्नाटक के मामले में गाली इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गिनती नहीं करा पा रहे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन लोटस करा के उस सरकार की उपलब्धि क्या थी। अगर उपलब्धि होती तो अपने उन उपलब्धियों के सूची पे आप इलेक्शन में लड़ रहे होते। ये सहानुभूति बटोरने का पुराना रास्ता है और आप नहीं सफल है उसमें। देखिए क्या हालत है विपक्ष का, वो गाली भी देते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात में कर रहे थे, चाहे वो पूरे देश में कर रहे हैं। सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, अर्थव्यवस्था आसमान पे ले आए। अरे कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार आएगी, दोबारा से कर्नाटक आसमान में पहुंचेगा। आपका सीट वो खा जाएंगे। हाँ बोल रहे हैं कि आपका सीट वो खा जाएंगे। खा ही गया, बचा क्या? थोड़ा कुछ बचा नहीं है उसमें, बस कुछ बचा ही नहीं है। जी जनाब, आप शर्मा जी बात जरूर पूछेंगे आपसे। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना? बिहार से? हाँ हाँ। कहने का अर्थ है कि देश भारत माता इंदिरा गांधी नहीं थी, जो कि वाजपेयी जी बोले थे कि धन्यवाद आप लक्ष्मी का माने लड़ाई में जीते थे खतर में। और एक ऐसी है राजीव गांधी भी है, बोलते हैं कि चीन आओ भारत में। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच का जो प्रसंग है उसका जिक्र कर रहे थे और राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे। जी जनाब, कहाँ से आ रहा हुआ? मैं सर यूपी से हूँ जी। एक्चुअली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज आवाज नहीं आएगी वरना आपको। हाँ मैं सर नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ